प्यारे बच्चों नमस्कार। श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार। आज हम 11th क्लास के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री की अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हम बात करते हैं प्रारंभिक समाज के बारे में, जो आपकी बुक शुरू होने से पहले किताब की जानकारी के बारे में बताया गया है। इतिहास क्या है, किसके बारे में है, किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में लिखा गया है, हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, मनुष्य क्या खाता था, कैसे वो अपना जीवन यापन करता था, कहाँ रहा करता था, मनुष्य के अतीत के बारे में हमें पता चला तो कैसे चला, इतिहासकारों ने इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की, इन सभी के बारे में हम इसमें पता लगाएंगे। इसमें बताया गया है प्रारंभिक समाज के बारे में। हम देखेंगे कि इसमें इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक समाज की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम दो विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। दो विषय हैं। पहला विषय है सुदूर अतीत में, बहुत पुराने समय में, बहुत पहले, लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में अपने इसमें बताया गया है कि बहुत साल पहले, लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, और इतिहासकारों ने इसका पता कैसे लगाया। इसके बारे में है कि पहले वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में पता लगाया। वो तथ्य थे हड्डियों से, जमीन से मिले, खुदाई के दौरान, खनन के दौरान मिली मनुष्य की लाखों साल पहले हड्डियां, मनुष्य के कंकाल और पत्थर के द्वारा मनुष्य जो औजार बनाया करता था, मनुष्य की जो लाखों साल पहले मृत्यु के कारण उसकी जो शरीर को जमीन में गाड़ा जाता था, खनन में जो वही हड्डियां इतिहासकारों को प्राप्त हुई, तो उन्होंने उन हड्डियों से जानकारी एकत्रित की और मनुष्य अपने कामकाज के लिए जो औजार बनाया करता था, किसी धातु की खोज नहीं होने की वजह से वो ये सारा सामान पत्थर से बनाया करता था और कुछ इसी प्रकार के अन्य अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, उनकी सहायता से इतिहासकारों ने मनुष्य की शुरुआत के बारे में, मनुष्य के अस्तित्व के बारे में पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की भी बहुत कोशिश की है कि वे कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। तो इसमें वैज्ञानिकों ने बताया है कि पहले मनुष्य चरायमान घरों में रहा करता था, घुमक्कड़, जो घूम फिर करके अपना जीवन यापन किया करता था। खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। पेड़ पौधों से जो भी उसको कंद मूल, उसके बीज प्राप्त होते थे, उनको वो
एकत्रित करता था, उनका भंडारण करता था और जानवरों का शिकार करके वो अपना भरण पोषण किया करता था। कच्चे फल फूल खाना, जानवरों का कच्चा मांस खाना, यही उसका खाने पीने का साधन रहा था। अब वैज्ञानिक यह जानने की भी इच्छा करता है कि पुराने समय में कोई भाषा नहीं थी, कोई बोलियां नहीं थी, तो पुराने समय का जो मनुष्य है, मानव है, वो अपने विचार कैसे व्यक्त करता था। एक दूसरे से बातें करना, अपने मन की बात बताना, तो इन सब के बारे में वैज्ञानिक बताता है कि वो अपने विचारों को कैसे रखता होगा, कैसे रखता था। तो इसमें हम ये प्रारंभिक समाज में पढ़ेंगे कि वह अपनी भाषा का प्रयोग या अपने विचार, अपने भाव कैसे बताया करता था। हम आज भी यह देखते हैं कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करने से भी अतीत के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे मानव हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं जो आज भी घूम फिर कर अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी जिंदगियां बिताते हैं। तो उनके जीवन का अध्ययन करके, उनके जीवन को देख करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, मनुष्य के अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव रहने के लिए झोपड़ियों में रहा करता था, चलायमान झोपड़ियां, घूम फिर करके अपना जीवन यापन करता था। कंदमूल, फल फूल की तलाश में वो दूर दूर चला जाता था और उनका भंडारण किया करता था। जब उसके द्वारा भंडारण किए गए कंदमूल, फल फूल आदि समाप्त हो जाते थे, तो वो नए कंदमूल और फल फूल की तलाश में आगे निकल जाया करता था और इसी प्रकार घूम फिर करके वो अपना जीवन यापन किया करता था। फिर है कि वो कच्चे मांस का प्रयोग भी किया करता था। आदि मानव हुआ करता था, बोलने चालने का उसको पता नहीं होता था, अपने विचार आदान प्रदान करने के बारे में पता नहीं था, शायद वो पशु की तरह ही अपना जीवन यापन किया करता था। इस प्रकार वो भी पशुओं का शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था। दूसरे विषय के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि कुछ प्रारंभिक नगर कैसे बने। जैसे मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है, उसको पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। इतिहास में कहीं भी हमें इराक देखने को नहीं मिलेगा, इतिहास में मेसोपोटामिया का नाम ही हमें पढ़ने को मिलता है। तो के कुछ शहरों के बारे में इस दूसरे विषय में चर्चा की गई है कि पुराने शहर जो थे वो कैसे बने। तो इतिहासकारों ने पता लगाया है इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। मंदिर के आसपास में शहर बना लिए जाते थे और ये नगर दूर दूर तक व्यापार के केंद्र हुआ करते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों, पुरानी पहचानों के आधार पर, पुराने मिले हुए सामान की पहचान के आधार पर या पुरानी
बस्तियों के अवशेष, जो पुरानी बस्तियां हैं उनके कुछ अवशेष जो आज वहाँ खंडर के रूप में हैं, और बहुत मात्रा से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर, कुछ ताम्र लेख हैं, स्तंभ लेख हैं, कुछ इस प्रकार की लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के अलग अलग लोगों, उस समय में जो अलग अलग लोग रहा करते थे, उनमें शिल्पी, लिपिक, श्रमिक, पुरोहित, राजा रानी आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। उनके इतिहास को लिखने का, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनकी कहानियों को लिखकर हम तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हम यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशु चारक, पशु चराने वाले, गवाले, गडरिये आदि समुदाय के लोग जो रहा करते थे, वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो वो कैसे निभाया करते थे, यह भी एक विचार करने वाला प्रश्न है कि जो पुराने समय में शिल्पी, लिपिक, श्रमिक, पुरोहित, राजा रानी आदि हुआ करते थे, तो उनमें शहरों और कस्बों में कुछ पशु चराने वाले भी मनुष्य रहे होंगे। तो वो समुदाय के लोगों में, समाज के अंदर वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे, यह एक बड़ा ही विचार करने वाला प्रश्न है कि यदि लेखन कला, यदि लिखना न होता, किसी भाषा का प्रयोग ना किया होता, तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। जो पुराने कस्बे, पुराने शहर बने थे, इनके बारे में अगर आज भी लिखा गया है, अगर लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ, तो इन शहरों की जानकारी हमें कहां से मिली। तो हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं और कामचलाऊ घरों, झोपड़पट्टियों तथा शिलाश्रयों, पत्थरों के मकानों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर धीरे धीरे गांवों और शहरों में रहना शुरू किया। यह एक बड़ी ही लंबी कहानी है कि मनुष्य को धीरे धीरे समझ में आने लग गया। जब वो अकेला कंदमूल, फल फूल की तरह तलाश में घूमता था, तो बहुत बार वो जंगली जानवरों का भी शिकार हो जाया करता था। इसीलिए उसने मनुष्य की सहायता लेना शुरू किया। अब वो एकत्रित होके झुंड में रहना उसने शुरू किया, ताकि उसको हर प्रकार की सहायता मिल सके, एक दूसरे पे निर्भर होने लगा। इसी प्रकार से उसने कई कस्बों का निर्माण किया, झुंड में बना करके रहने लगा, कस्बों का निर्माण किया, गांव में रहने लगा। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था कि धीरे धीरे खाना बदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। लोग धीरे धीरे कंदमूल, फल फूल, जंगली पशुओं का शिकार करना, इन सबको धीरे धीरे छोड़ने लगा और वो खेती की तरफ अग्रसर होने लगा, खेती की ओर बढ़ने लगा।
धीरे धीरे खेती करने लगा और खेती करने के लिए वो एक जगह पर बसकर रहने लगा, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। आज से 10,000 साल पहले के मानव ने धीरे धीरे ये सीखा कि घूम फिर करके और कंद मूल खाने से, जंगली पशुओं का शिकार करके वो केवल अपना पेट भर सकता है, लंबा जीवन यापन नहीं कर सकता। इसीलिए उसने यह सीखा कि क्यों ना वो खेती करे। खेती करने के लिए उसको एक जगह पर ही बसकर रहना पड़ा। इसी तरह अन्य लोग, अन्य मानव उसके साथी झुंड बना करके एक गांव में रहने लगे। गांव का निर्माण किया, कस्बों का निर्माण किया और खेती अपनाने से पहले लोग भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। खेती करने से पहले लोग कंदमूल खाया करते थे, उसके बीज, कंदमूल आदि का भंडारण किया करते थे। इन सबको छोड़कर मनुष्य खेती की ओर बढ़ा, धीरे धीरे खेती करने लगा, समाज बनाकर रहने लगा, गांव का निर्माण किया, गांव से कस्बों का निर्माण हुआ, कस्बों से शहरों का निर्माण हुआ और फसल की उपज अधिक होने के कारण वो शहरों के माध्यम से व्यापार भी करने लगा। आज इतना ही। आशा करूंगा कि आपको प्रारंभिक समाज के 2 विषयों के बारे में जानकर अति प्रसन्नता हुई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।